50% टैरिफ टैक्स, जिसको वो सैंक्शन भी कर रहे हैं कि 25% फाइन लगा दिया उन्होंने। इस पर आपकी क्या राय है? मैं सबसे पहले तो आपके शो पे प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने एक कड़ा मजबूत एक स्टैंड लिया है किसानों के पक्ष में और कहा है कि हम किसानों को, अगर किसान क्रेडिट कार्ड लेता है या कोई लोन लेने जाता है तो 5 से 10% तक उसको इंटरेस्ट देना पड़ता है। वहां पे तो 0% इंटरेस्ट पे पैसा मिल जाता है। कृषि क्षेत्र है हमारे देश का, वो उसके इतने बुरे हालात हैं। अभी जो ट्रम्प साहब ने जो अपना ट्रम्प कार्ड चला, तो उसकी वजह से चीन के साथ हम काफी रिश्ते दोबारा नॉर्मलाइज ही नहीं हो रहे, बहुत कोशिश हो रही है कि इसमें किस तरह का सहयोग हो सकता है और किस तरह के एग्रीमेंट्स होने चाहिए। चीन ने जब रिफॉर्म चालू किया तो उन्होंने पहले 10-15 साल केवल एग्रीकल्चर सेक्टर को रिफॉर्म किया। हमारे मनमोहन सिंह जी आए, उन्होंने पहले इंडस्ट्रियल सेक्टर से रिफॉर्म चालू किया। वेटनरी डॉक्टर हैं, उनकी जो मात्रा होनी चाहिए कि एक वेटनरी डॉक्टर 50 पशुओं के लिए, 100 पशुओं के लिए, अपने उससे 10 गुना कम डॉक्टर हैं। पॉपुलेशन एजिंग के अलावा पॉपुलेशन घट भी रही है दुनिया में, सारे वेस्टर्न कंट्रीज में। भ्रष्टाचार का जो एक सेगमेंट है हिंदुस्तान में, वो अल्कोहल और शराब है। मैं समझता हूँ सरकार की नीयत अच्छी थी जब वो कानून लाए, पर बेवकूफ़ी कोई करता है तो भी उसकी कई बार नीयत अच्छी होती है। जरूरी तो नहीं है कि आप जल्दबाजी में हुआ था। मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में हुआ, गलत तरीके से हुआ, प्रोसेस नहीं अपनाया गया। नमस्कार, अमरउजाला.com पर मेरे कार्यक्रम खरी बात में आप सबका एक बार फिर स्वागत है, वेलकम है, खैर मकदम है। मैं विनोद अग्निहोत्री आज फिर आपकी मुलाकात एक नए मेहमान से करवा रहा हूँ। एक ऐसे मेहमान से जिनका ताल्लुक सार्वजनिक जीवन से तो है लेकिन राजनीति से नहीं है, और वो एक एकेडमिशियन भी हैं, इंटेलेक्चुअल भी हैं और एक्टिविस्ट भी हैं। एक्टिविस्ट मतलब जो खुद खेतों में काम करते हैं, किसान हैं, और उनको ग्रामीण अर्थव्यवस्था, किसानों की जो अर्थव्यवस्था है और कृषि अर्थव्यवस्था, उसकी समझ सिर्फ किताबों से नहीं है। उनकी समझ किताबों के साथ साथ, अध्ययन के साथ साथ, खुद फार्म में, खेतों में काम करके और खेती करके जो बनी है, जो विकसित हुई है, उससे वो इस वक्त देश के जाने माने कृषि विशेषज्ञ हो गए हैं। वो शख्स हैं अजय जाखड़ जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत मेहरबानी। अमरउजाला.com के इस कार्यक्रम में मैंने बुलाया, आप आए और अपना व्यस्त समय निकाल करके। तो आपके बारे में मैंने वैसे मोटा मोटा बता ही दिया है। कुछ और अगर आप बताना चाहें अपने बारे में कि आपकी शिक्षा वगैरह कहाँ हुई, कैसे आप? तो मैं 6ठी क्लास तक तो देहरादून में पढ़ा, उसके बाद अजमेर में मेरी पढ़ाई हुई। मेयो कॉलेज में? हाँ जी, मेयो कॉलेज में। और फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी से ज्योग्राफी में ऑनर्स करा, बीए ऑनर्स ज्योग्राफी में करी। और अब मैं भारत कृषक समाज, एक किसान संस्था है जो 1955 में बनी थी, मेरे पैदा होने से पहले बनी थी, उसके साथ जुड़े हुए हैं। और संस्थापक डॉक्टर पंजाब राव देशमुख जी थे, महाराष्ट्र से, बहुत बड़े एक स्टेट्समैन थे, इंस्टीट्यूशनल बिल्डर थे। नैफेड भी उन्होंने बनाया, बहुत संस्थाएं उन्होंने, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ बहुत बनाई अपने समय। भारत कृषक समाज बहुत जानी मानी संस्था है देश की, कि बहुत तमाम किसान अनेक राज्यों से जुड़े हुए हैं। हर वर्ष किसानों की का एक सम्मेलन करते हैं, किसानों की समस्याओं पर, उनके मुद्दों पर सरकार तक पहुंचाने का काम भी अजय जी करते हैं। जब बजट बनता है तो अक्सर वित्त मंत्री जो है इनसे सलाह भी लेते रहे हैं, चाहे वरुण जेटली जी रहे हों, निर्मला सीतारमण जी हों। और मैं तो कह सकता हूं, अजय जी भले न कहें, कि इनके सुझावों को बहुत कुछ हद तक सरकारों ने माना भी है और अपने तरीके से नीतियों को इन्होंने प्रभावित भी किया है। अजय जी, सबसे पहली बड़ी बात है कि इस वक्त जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है, खासकर अमेरिका के साथ जो व्यापार और ट्रेड का जो मामला फंसा हुआ है, और 50% टैरिफ टैक्स, जिसको वो सैंक्शन भी कह रहे हैं कि 25% फाइन लगा दिया उन्होंने, ये है। इस पर आपकी क्या राय है एक कृषि अर्थशास्त्री के रूप में? मैं सबसे पहले तो आपके शो पे प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने एक कड़ा मजबूत एक स्टैंड लिया है किसानों के पक्ष में और कहा है कि हम किसानों को बर्बाद नहीं होने देंगे। और इसीलिए ये समस्या आई है क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने स्टेप लिया। और मैं समझता हूँ सारे किसान संस्थाओं को भी, किसानों को प्रधानमंत्री जी का खुले दिल से धन्यवाद और शुक्रिया करना चाहिए। जब भारत ने अमेरिकन क्या कहते प्रोड्यूस को आने से मना कर दिया, तब उन्होंने रूसी तेल का बहाना मार के 25% टैरिफ हम पे लगा दिए, हम पे दबाव बनाने के लिए। 25% को उन्होंने पेनल्टी लगा के और उसको 50% कर दिया। मेरा मानना ये 1-2 महीने की बात है और मेरे हिसाब से ये टिक नहीं सकते, उनको घटाना ही पड़ेगा। तो मतलब उनको घटाना पड़ेगा, तो जो
अच्छा ये बताइए, अगर भारत मान लीजिए जो अमेरिका के साथ बातचीत हो रही है उसमें अगर वो कृषि क्षेत्र को खोलने की बात कर रहे हैं तो दिक्कत क्या है? अच्छा है किसानों को, हमारे किसानों को भी बाजार मिलेगा, उनको भी बाजार मिलेगा, ये तो WTO का ज़माना है। ऐसा है ना कि आप देखो कि अमेरिका ने जो समझौते किए हैं, उन्होंने EU के साथ समझौता किया, उनको 15% टैक्स लगाया है। UK के साथ समझौता किया, ब्रिटेन के साथ, उनको 10% लगाया है। वियतनाम को 20% लगाया है। इंडोनेशिया को 19% लगाया है। तो मैं समझता हूँ 25% अगर इंडिया पे टैक्स लग भी जाए और हमें अपना, जैसे आप कह रहे हो कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इंपोर्ट नहीं करना पड़े, तो मैं समझता हूँ कोई बड़ी बात नहीं है। हमें थोड़ा बहुत टैक्स से नहीं डरना चाहिए। हमें किसानों को बचाना एक हमारी मजबूरी है। अमेरिकन प्रोड्यूस हम इंपोर्ट करेंगे, हाँ जी। ये खोल देंगे अमेरिकन बाजार, तो भारत के किसानों को नुकसान होगा। हाँ, 100% नुकसान होएगा। कैसे? नुकसान इस तरीके से होएगा कि पिछले 20 सालों में किसान, जो भारत के किसान हैं, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए, मतलब सक्षम बनाने के लिए, कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए भारत सरकार ने पिछले 20 सालों से ऐसे कदम नहीं उठाए हैं कि हम इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पिटिटिव हो पाएं। तो गलतियां अपनी भी रही हैं और उनके देशों में वो सब्सिडी बहुत देते हैं, और जो उनका वहाँ से जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आएगा वो सब्सिडाइज प्रोड्यूस है, जिसका हम मुकाबला नहीं कर पाते। और शायद वो मतलब सस्ता मिले लोगों को यहाँ पर, और क्वालिटी भी अलग ज़्यादा बेहतर हो, कुछ इस तरह का, क्योंकि कॉम्पिटिटिव ऐसे ना, आप दूध का एग्जांपल ले लें। जैसे दूध, हाँ, डेयरी पे आ ही रहा था। फार्म तो जैसे आप डेयरी की बात करें तो अखबारों के लेख से ऐसा लगता है कि क्योंकि आज के दिन जो इंडिया का जो डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री है, कॉमर्स की जो मिनिस्ट्री है, जो उससे अफसर जुड़े हुए हैं, मंत्री जुड़े हुए हैं, नेगोशिएशन कर रहे हैं, वो बात बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं क्या बात हो रही है। उसी हिसाब से जो US एम्बेसी में, यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, उनके जो अफसर हैं, जो यहाँ पे इंचार्ज हैं साउथ ईस्ट एशिया के, वो भी बात नहीं कर रहे हैं। हमने हमारे प्रोग्राम के लिए उनको बुलाया था, तो उनको भी ऊपर से सख्त निर्देश है कि आप किसी से इस विषय पे बात नहीं करोगे। तो असली बात निकल नहीं रही है। पर जैसे अपने डेयरी की बात पे आ रहे हैं, क्योंकि वो भी एक सेक्टर है जो अमेरिका चाहता है भारत खोले, क्योंकि उनके पास इतनी पैदावार है कि उनकी खपत नहीं हो रही है। मैं समझता हूँ कि अमेरिकन जो फार्मर है या अमेरिकन जो कॉरपोरेट सेक्टर है, वो इंडिया के, भारत के दूध या दूध से बनी हुई पदार्थों के साथ compete नहीं कर सकता। मतलब हमसे compete नहीं कर सकता है। उनकी कीमत पैदावार की बहुत ज़्यादा है, परंतु उनकी घाटा सहने की क्षमता हमसे 100 गुना ज़्यादा है। तो वो लंबा खींच सकते हैं, वो 10 साल तक घाटे पे बेच सकते हैं हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान की खेती मारने के लिए। ये सबसे बड़ा खतरा है। और वो उनका साइज इतना बड़ा है, और उनकी सोर्स ऑफ फंडिंग, फाइनेंसिंग, हमें जैसे अगर किसान क्रेडिट कार्ड लेता है या कोई लोन लेने जाता है तो 5 से 10% तक उसको इंटरेस्ट देना पड़ता है। वहाँ पे तो 0% इंटरेस्ट पे पैसा मिल जाता है। तो अपने उनकी सब्सिडी भी हमारे यहाँ से बहुत ज़्यादा है, जो सब्सिडाइज करते हैं किसानों को। जो सब्सिडी उनकी ज़्यादा है जरूर, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो कीमत से सस्ता यहाँ बेच सकते हैं, जिससे हमारा वो 10 साल तक इतना घाटा करा सकते हैं कि लोग गाय भैंस रखनी छोड़ दें, क्योंकि उनको बाजार में कीमत ना मिले। तो उस तरह से डैमेज होने की बहुत संभावना। एक्चुअली हमारी जो पूरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, जो कृषि और डेयरी फार्म जिसका मूल आधार है, वही पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। हाँ, पूरी नष्ट हो जाएगी, क्योंकि लोग, एक बार मैंने ये देखा है कि आज के दिन भी परिवार कम गाय भैंस, समझो कि पहले एक गांव में समझो कि 100 आदमी या 100 परिवार गाय भैंस रखते थे, तो मैं समझता हूँ आज के दिन गांव में 50-60 ही रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो मैं भी जानता हूं। लोग पड़ोसी से दूध खरीद लेते हैं। बचपन में तो एक घर में 3-3, 4-4 भैंसें और गाय होती थी। अगर अमेरिका से ये आने लगा तो ये जो नंबर मैं कह रहा हूँ कि 100 से 50 हुआ, ये 10-20 पे रह के छोड़ जाएगा। जब वो 10-20 हो जाएगा 10 सालों में, तब ये दूध की कीमत बढ़ाने लगेंगे और हम उन पे निर्भर हो जाएंगे। तो हाँ, उन पे इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। और ये लगभग ऐसी स्थिति होगी जब ये जो हमारी जो निर्भरता हुई है डेयरी प्रोडक्ट्स में, उसके पहले जो जिस तरह से जो विदेशी कंपनियों का मक्खन और सब आता था, पोल्सन वगैरह जिससे, तो करीब काफ़ी निर्भरता। तो ये मतलब इस तरह की समस्याओं के बारे में सोचना पड़ेगा। एक और मुद्दा है किसानों में GM क्रॉप का, GM इम्पोर्ट्स का, उसको लेके बड़ा विरोध हो रहा। कई किसान संगठन, कई अर्थशास्त्री, कृषि विशेषज्ञ कहते हैं कि इससे भारतीय कृषि का जो मूल स्वरूप है वो नष्ट हो जाएगा। आपकी क्या राय है इस पर? पहली बात तो मेरी राय है कि जो कृषि विशेषज्ञ है ना,
और ये अर्थशास्त्री, जितना किसानों का नुकसान इन्होंने कराया है ना, जो खेती पे लिखते हैं और बोलते हैं, मैं समझता हूँ किसी ने इतना नुकसान नहीं कराया। वो शायद इसी वजह से भी होगा उन्होंने नहीं, मैं जीएम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बेसिकली, नहीं। आपने विशेषज्ञों की बात करी, इनमें से कोई खेती नहीं करता है, ना कोई खेत में जाता है, अपने कमरे में बैठे बैठे लेख लिख देते हैं, अपने बैठे कमरे में जाके स्टूडियो में जाके पॉडकास्ट कर लेते हैं और गलत बात फैलाते हैं। पर उस बात को छोड़ते हुए मैं समझता हूँ कि जब हिंदुस्तान में, भारत में कोई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने से मना है किसानों को, कि अगर जीएम टेक्नोलॉजी नहीं मिलेगी तो उस टेक्नोलॉजी का प्रोड्यूस इंडिया में लाने का भी कोई तत्व नहीं बनता है, उसका कोई कारण नहीं बनता है। और WTO में ये बिल्कुल सही है कि अगर आप अपने फार्मर्स को कुछ डिनाई कर रहे हो तो आपको बाहर वाले फार्मर्स को भी आप डिनाई कर सकते हो, आप कह सकते हो कि दोनों के लिए बराबर स्थिति, और WTO उसको मानेगा। परंतु पिछले कुछ सालों में WTO में एक डिस्प्यूट मैकेनिज्म होता है जो USA ने उसको स्टॉल कर रखा है, उसको रोक रखा है कि उसमें अफसर अपॉइंट नहीं होने दे रहे हैं। तो कोई आज के दिन जगह भी नहीं है WTO में जाके आप ये अमेरिका के बेवकूफ़ी के खिलाफ कंप्लेंट कर लो, तो वहाँ पे अभी कोई सिस्टम ही नहीं चल रहा है। भारत का जो व्यापार समझौते की बात चल रही है, आपने कहा कि बातें बाहर नहीं आ रही, इससे नहीं पता चल रहा, लेकिन आप उसके बाद भी आपको उम्मीद है कि महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने मेरे को उम्मीद है कि अक्टूबर सेटल हो नवंबर जाएगी तक कोई ना कोई समझौता हो जाना चाहिए। इस उम्मीद की कोई खास वजह है? ट्रम्प साहब का तो एटीट्यूड ये है कि वो तो बिल्कुल बात ही करने को तैयार नहीं। ट्रम्प साहब तो महागप्पी हैं जी, सुबह कुछ बोलते हैं, शाम को भूल जाते हैं, क्या कह देते हैं उनका कोई पता नहीं है। तो मैं उनके बारे में कोई कमेंट देने का, कोई मतलब टाइम ख़राब करने का कोई कारण नहीं है। पर मैं होपफुल हूँ कि अक्टूबर नवंबर तक समझौता हो जाना चाहिए। और दूसरी बात, मैं पूरे देश के जब आप विचार सुनते हो, विशेषज्ञों के विचार सुनते हो, अखबार में पढ़ते हो, तो सबका यही मानना है कि जब USA में मिड टर्म इलेक्शन आने वाले हैं, अगले साल जब मिड टर्म इलेक्शन आएंगे, जब तक, क्योंकि USA के खुद के आर्थिक हालात ठीक नहीं है, तो ट्रम्प की पार्टी को काफ़ी नुकसान होएगा। तो जब ट्रम्प की पार्टी को नुकसान होएगा तो ये जो सारा उन्होंने दबाव बढ़ेगा, ट्रम्प जी ने जो दबाव बना रखा है पूरे देश पे, ये अपने आप मेरा मतलब खत्म हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा, और ये समझौते होने लग जाएंगे। तो उनकी ज़रूरत भी तो लोग कह रहे हैं कि बस 1 साल मिड टर्म इलेक्शन तक इंतज़ार करो, सब चीज़ अपने आप ही लाइन पे आ जाएंगे। तो आपको लगता है कि समझौता अगर होगा तो भारत कुछ कंसेशंस देगा? कुछ उम्मीद मेरे है? को लगता है कि समझौता तो कंसेशन देने पे ही होता है ना जी, और कंसेशन देना कोई हार नहीं है। अपने को ऐसा नहीं देखना चाहिए कि अगर इंडिया ने कोई कंसेशन दे दिया तो भारत ने हार मान ली या मोदी जी की हार हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। अपने भी कुछ बेचना चाहते हैं, अपने ये किसान थोड़ी चाहते हैं कि हम केवल ज़िंदगी भर उनके बच्चे खेती करते रहें। तो किसान भी चाहते हैं कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स हो, सर्विसेज सेक्टर हो। तो अगर ये इंपोर्ट जो जैसे 50% का सरकार ने टैक्स लगा रखा है या इंपोर्ट ड्यूटी लगा रखी है, या 25% रह जाएगी, तो इंडस्ट्रियल गुड्स जो एक्सपोर्ट है, जो मैन्युफैक्चरिंग है, उस पर बहुत बड़ा धक्का आएगा। जो एक्सपोर्ट हो रहा है उस पर भी धक्का आएगा, और उम्मीद है कि हम ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ाएंगे, उसको भी झटका लगेगा। और जो एम्प्लॉयमेंट है वो सरकारी नौकरी से नहीं आने वाली है, वो प्राइवेट सेक्टर की एम्प्लॉयमेंट से आने वाली है। तो किसानों को भी ये समझना चाहिए, लीडरों को भी ये समझना चाहिए। बात है कि हर पॉलिसी का फाइन प्रिंट देखने की जरूरत है, बहुत रिजिड होने की जरूरत नहीं है। रिजिड होने की जरूरत नहीं है। मैं इंपोर्ट के खिलाफ हूं, परंतु अगर आपको कंसेशन मिलते हैं पूरे देश के इंडस्ट्रियल सेक्टर को, तो हमें क्वांटिटेटिव इंपोर्ट्स पे एतराज नहीं करना चाहिए, डिपेंडिंग वो किस चीज के हैं। हाँ, ये तो लेन देन का जमाना है ना। नॉर्मल कोर्स में क्वांटिटेटिव इंपोर्ट्स जब होंगे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के, तो वो उस फसल की पैदावार का 1% इंपोर्ट के, जैसे क्वांटिटी फिक्स हो जाती है कि हम पूरे देश की फसल का 1% ही बाहर से इंपोर्ट करेंगे, तो ये तरीके निकल सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान इंपोर्ट नहीं कर रहा है, अपनी सारी दालें तो बाहर से आ रही हैं, एडिबल ऑयल सारा बाहर से आ रहा है, तो ऐसा नहीं है कि हम इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ये हो सकता है कि जो चीज़ हम इंडोनेशिया से ले रहे हो, या ब्राज़ील से ले रहे हो, या अफ्रीका से ले रहे हो, हम अमेरिका को बोले भाई आपसे ले लेते हैं। अच्छा, अभी यूके के साथ जो हमने FTA किया है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जो प्राइम मिनिस्टर जब मोदी जी गए थे और की स्टारमर के साथ जो है, उसके बारे में आपका क्या है, इसका क्या असर पड़ेगा? मैं ट्रेड एग्रीमेंट्स के फेवर में हूँ। मैं समझता हूँ कि ट्रेड एग्रीमेंट्स होने चाहिए, अलग अलग देशों के साथ होने, हर देशों के साथ ट्रेड एग्रीमेंट होना चाहिए। आपके हर देशों के साथ ट्रेड एग्रीमेंट होना चाहिए और फेवरेबल होने चाहिए। और फेवरेबल का ये नहीं है कि सारी चीज़ ऐसे होता है ना, लेन देन है, कुछ उसको फायदा होगा, कुछ आपको फायदा होगा, विन विन सिचुएशन है। तो जो इंग्लैंड के साथ एग्रीमेंट हुआ है, जब उसके हेडलाइन पढ़ो तो ऐसा लगता है कि इंडिया से एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बिना ड्यूटी यूके जा सकता है, तो बहुत फ़ायदा होएगा। परंतु मैं कहता हूं कि पीयूष गोयल जी ने बहुत अच्छी एक डील साइन करके आए हैं
परंतु क्या जो कृषि क्षेत्र है हमारे देश का, वो उसके इतने बुरे हालात हैं कि हाई वैल्यू प्रोड्यूसर जैसे सब्जियां हो गए, फ्रूट हो गए, अपने यहाँ से भेजते हैं, मच्छी भेजते हैं, सब चीज़ भेजते हैं, उनके वो सेफ्टी नॉर्म्स ही पार नहीं करेंगे। वो पोर्ट पे ही बोल देंगे इसमें पेस्टिसाइड ज़्यादा है, इसमें केमिकल ज़्यादा है, इसमें फंगिसाइड ज़्यादा है, इसमें प्रेजर्वेटिव ज़्यादा है, इसमें आर्टिफिशियल कलर मिला हुआ है। मेरा मतलब आप समझे कि इतनी सारी अडल्ट्रेशन है या इतने अपने सिस्टम्स नहीं है, और उनको सुधारने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं सुधार सकती। ये एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है, तो स्टेट के साथ मिलके आपको एक्सटेंशन सर्विसेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, यूनिवर्सिटीज सुधार करना पड़ेगा। जिस चीज को 10 साल लगेंगे, अगर हम उस लेवल पे उस ट्रेड डील का फायदा उठाने की अगर कोशिश करना चाहेंगे, और ये यूएसए के साथ होएगा, क्योंकि हम और इनको फिर सरकार और जो विशेषज्ञ हैं वो बोलेंगे नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं। वो नॉन टैरिफ बैरियर तो हैं, पर हमारी खुद की गलती से वो नॉन टैरिफ बैरियर्स आएंगे। चीन के साथ बीच में बड़े खटास हो गई थी हमारी गलवान वगैरह की जब घटना हुई और बॉर्डर पे एस्केलेशन हुआ। अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद, और खासकर ऑपरेशन सिंदूर में चीन तो पाकिस्तान के साथ खुल के आ गया था। अभी जो ट्रंप साहब ने जो अपना ट्रंप कार्ड चला, तो उसकी वजह से चीन के साथ हम काफ़ी रिश्ते दोबारा नॉर्मलाइज ही नहीं हो रहे। बहुत कोशिश हो रही है कि बहुत उसके साथ भी तमाम तरह समझौते ये सब होना। तो आप क्या, भारत और चीन के बीच में खासकर एग्रीकल्चर सेक्टर जो रहा है, डेयरी सेक्टर है, फार्म, इसमें किस तरह का सहयोग हो सकता है और किस तरह के एग्रीमेंट्स होने चाहिए? देखो, पहली बात तो आपको ये समझना चाहिए कि चीन और हिंदुस्तान 1980-75 के आसपास एक ही लेवल के थे। आज के दिन हम में और उनमें बहुत फर्क हो गया है, क्योंकि चीन ने जब रिफॉर्म चालू किया तो उन्होंने पहले 10-15 साल केवल एग्रीकल्चर सेक्टर को रिफॉर्म किया। हमारे मनमोहन सिंह जी आए, उन्होंने पहले इंडस्ट्रियल सेक्टर से रिफॉर्म चालू किया, और अभी तक एग्रीकल्चर के उनको प्रधानमंत्री बने हुए मेरे को लगता है 25 साल होने, कितने साल हो गए? 2004 में बने थे। नहीं, प्रधानमंत्री जब 2004 में। हाँ, तो जब आप देख लो 30-35 साल से हमारे, और जो क्या कहते हैं रिफॉर्म जो हुए थे वो 91 से शुरू हुए थे। 91 से शुरू हुए। एक दिक्कत ये, मेरा मतलब हमारे और उनके पॉलिसी में फ़र्क है। आप देखो कि जब हवाई जहाज कब सबसे पहले राइट ब्रदर्स ने 1905 के करीब सबसे पहले हवाई जहाज उड़ाया, वो थोड़ा सा उड़ाया। उसके 67 साल के अंदर मनुष्य एक स्पेस क्राफ्ट लेके चांद पे पहुंच के और आदमी वहां चल लिया। यहाँ 67 साल में अभी कृषि नीति पे ही हम विचार विमर्श कर रहे हैं, एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं। 67 साल में हमारे विचार विमर्श ही खत्म नहीं हो गए, वो आदमी चांद पे पहुंच गए 67 साल में। तो आप अगर समझते हो कि हम जब विदेश से जाके दूसरे देशों के साथ कोई समझौता करेंगे और हमें उसमें फ़ायदा होए, तो पहले अपने को हमारा घर सुधारने की ज़रूरत है। और हर चीज़ दूसरे को, अब जैसे विशेषज्ञ कहते हैं कि अमेरिका तो इतनी सब्सिडी दे रहा है, ईयू इतनी सब्सिडी दे रहा है, हम क्यों नहीं दे रहे? भाई उनके पास पैसा है, उन्होंने काम किया, वो जिस मर्जी को सब्सिडी दें। हमने नहीं काम किया, अब उसमें रोने का तो कोई फायदा नहीं है ना। बात है कि अब हमें क्या करना चाहिए, हमें आगे का सोचना चाहिए। हर विशेषज्ञ अखबार में आज के दिन लिखता है यूएसए में इतनी सब्सिडी। आजकल तो चीफ मिनिस्टर और मंत्री भी आर्टिकल लिखने लग गए। पता नहीं उनके लिए कौन लिखता है कौन नहीं लिखता है, वही रटा खटा वही चीज बोले जा रहे हैं। जिनको काम करना है, हाँ जी, नीतियां बनानी है, हाँ। और जो अभी आपने कहा कि सारी चीजें वो अपनी गलतियां तो मानते ही नहीं है, वो दूसरे की गलतियां बताते हैं कि हाँ। वो क्यों सब्सिडी दे रहे हैं, और वो तो देंगे, उन्होंने कमाए हैं पैसे। और आर्टिकल लिखने पे ज्यादा दूसरों को, अभी मैं कह रहा था ये ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं किसानों को। नहीं, लेकिन मेरा ये कहना है कि चाइना के साथ जो है, अगर हम जा रहे हैं तो हम सोयाबीन बेच सकते हैं, उनको दालें बेच सकते हैं। वो सारा ब्राजील से इंपोर्ट कर रहे हैं, अमेरिका से वो ले रहे हैं। सेक्टर है, बहुत बड़ा सेक्टर है इंपोर्ट अगर खोलना चाहें। हमारा ट्रेड बैलेंस जो है ना, वो 100 बिलियन तो इसीलिए ज्यादा है, और ब्राजील से आता है। तो अगर हम भी उनको देंगे तो हमारा कम से कम कुछ तो देखो, एक तो आपका ट्रेड बढ़ेगा, आपके रिलेशनशिप अच्छे होंगे, आपका जो फॉरेन एक्सचेंज का जो डेफिसिट है वो घटेगा। और चीन को क्या फायदा है कि उनको एक बायर मिल जाता है उनके पड़ोस में, उनको ब्राजील से दुनिया के दूसरे कोने से माल लेने की जरूरत नहीं है, और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचेगी। तो मेरे हिसाब से अगर हम सोयाबीन ले जा सकते हैं या अपने चने ले जा सकते हैं, उनके चने की डिमांड अलग है, तो अगर हम उनको जो चने साइज के, हर मार्केट का एक होता है, जैसे कि जैसे मैं संतरा, मेरे बाग में मैं कीनो ग्रो करता हूँ, मतलब पैदा करते हैं, तो जो दिल्ली बड़ा कीनो साइज, बड़े साइज का कीनो आता है, बिहार, बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल में छोटे साइज का बिकता है। तो हर मार्केट का एक उसका कल्चर होता है कि उसको क्या चाहिए, तो उनको बड़े किस्म का उनको चना चाहिए वहाँ पे। तो अगर वो बीज पैदा करने के लिए आप मध्य प्रदेश में, ये जो बीज के राज्य हैं, इनमें अगर आप बीज सही तरीके का दो, पैदा होएगा तो आपका मार्केट खुलेगा। डेयरी प्रोडक्ट्स भी उनको हम दे सकते हैं? नहीं, डेयरी का उनका इतना डेयरी की कंजम्पशन नहीं है वहाँ पे।
उनके इतनी कंजम्पशन नहीं है, और अपने सेफ्टी स्टैंडर्ड्स डेयरी के बहुत ख़राब हैं, क्योंकि अपना जो हिंदुस्तान में एंटीबायोटिक यूज़ बहुत ज़्यादा है। और वो इसलिए ज़्यादा है, जैसे मैं कह रहा था, कि जो वेटनरी डॉक्टर हैं उनकी जो मात्रा होनी चाहिए कि एक वेटनरी डॉक्टर 50 पशुओं के लिए, 100 पशुओं के लिए, अपने उसे 10 गुना कम डॉक्टर हैं। तो अपने तो जो स्टेट में जो स्टेट्स हैं वो उन चीज़ पे तो पैसा लगाते ही नहीं। वो कहते हैं कि हम डेयरी का शेड बना देंगे आपके लिए, किसान के लिए, पर डॉक्टर नहीं देंगे आपको, जबकि डॉक्टर जरूरी है, वो ज़्यादा जरूरी है डॉक्टर। तो कैसे सब्सिडी बांटी जाती है, कैटल फीड की क्या प्रॉब्लम, प्रायोरिटी कैटल फीड की प्रॉब्लम है, कैटल फीड की प्रॉब्लम है। तो ऐसे अच्छा कैटल फीड नहीं मिलता। हाँ जी। अब तो कई जगह चारे की समस्या होने लगती है, हरे चारे की समस्या होने लगती है। हाँ जी। उस पर काम नहीं करते वो लोग। और एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि जब समझौता किया जाता है तो समझौते के हिसाब से आपको अपनी नीतियाँ थोड़ी थोड़ी बदलनी चाहिए। जब WTO साइन हुआ तो अब सब कहते हैं WTO से बहुत नुकसान हो गया, अमेरिका में इतनी सब्सिडी दे रहे हैं, हम नहीं दे पा रहे। पूरे दुनिया में उन्होंने WTO आने के बाद EU ने, यूरोपियन यूनियन ने, अमेरिका ने और चाइना, समझो कि 3 बड़े ब्लॉक हैं, सारों ने अपनी सब्सिडी का सिस्टम, फार्मर को सपोर्ट करने का सिस्टम कई बार बदल दिया। हर 4-5 साल में वो बदल देते हैं, समय के हिसाब से, समय बदलते हुए बदल देते हैं। अपने वही 60 साल से वही तरह की सब्सिडी, वही तरह का सिस्टम दिए जा रहे हैं। तो मतलब की बात है कि हम बदलने को तैयार नहीं है, हम बातें ज़्यादा करते हैं और डिलीवरी है नहीं। तो इंडिया US डील जो है उस पर कुछ और आप कहना चाहेंगे, कोई और ऐसी बात हो जो अभी हमारी इस चर्चा में छूट रही हो? इंडो US डील में सबसे जो इशू जो है, मैं समझता हूँ कि आपको 3-4 चीज़ें देखनी। अगर हम USA को कोई कंसेशन देते हैं, ठीक है ना, तो कल जब नया WTO का रूपरेखा आएगी वो WTO का हिस्सा बन जाएगा। देखो आज के दिन तो WTO डेड नहीं है, मरा हुआ नहीं है, पर डिफंक्ट बराबरी हो रहा है। तो पर ये तो है नहीं कि जिंदगी भर ऐसा रहेगा। ट्रम्प साहब ने तो और कर दिया उसको डिफंक्ट। हाँ, इसीलिए तो मेरे को लगता है ट्रम्प साहब तो कितने हैं, 2-3 साल हैं, चले जाएंगे। तो WTO जब वापस बनेगा, जो आज के दिन आप कंसेशन दोगे वो WTO का हिस्सा बन जाएगा। जो आज आप कंसेशन USA को दोगे वो EU के साथ भी आपका समझौता होने वाला है, वो EU भी वो आपसे कंसेशन मांगेगा। आप तो देखें इसमें ना, बहुत हम लोगों को बहुत सोच समझ के अपने को रहना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि इंडिया USA की डील बहुत ज़रूरी है, होनी चाहिए इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रो करने के लिए। और सबसे बड़ी प्रायोरिटी देश की होनी चाहिए कि जो हम अपने फार्मर को कॉम्पिटिटिव कैसे बनाएं कि उसकी पैदावार एक्सेप्ट हो जाए वेस्टर्न मार्केट्स में। ऑब्वियसली क्वालिटी की डिमांड है उनकी, कॉम्पिटिटिव रेट्स पे भी हम दे सकें, कॉम्पिटिटिव रेट्स में भी मीट हो जाए। इंडिया के पास हर प्रॉब्लम की ना विनोद अग्निहोत्री जी एक अपॉर्चुनिटी होती है। आप अगर आज के दिन पिछले कुछ सालों से अगर आप देख रहे हो तो ये सब जानते थे कि वेस्ट में पॉपुलेशन एजिंग हो रही है, मतलब उम्र बढ़ रही है पॉपुलेशन की। जो बुजुर्ग हैं वो गुजर नहीं रहे और बच्चे कम पैदा हो रहे हैं, तो उसे कहते हैं पॉपुलेशन एजिंग। परंतु हकीकत है कि पॉपुलेशन एजिंग के अलावा पॉपुलेशन घट भी रही है दुनिया में, सारे वेस्टर्न कंट्रीज में। मतलब गांव के गांव खाली होने लगे हैं। इटली में तो $1 पे वो मकान देने को तैयार हैं, क्योंकि और वही जापान में वो कहते पैसे ले और मकान में रहो। तो मैं समझता हूँ 30 साल में, अच्छा एक तरफ तो ये हो रहा है पॉपुलेशन की एजिंग हो रही है, पॉपुलेशन रिड्यूस हो रही है। फर्स्ट टाइम दुनिया के इतिहास में पॉपुलेशन नेचुरली रिड्यूस हो रही थी, जो बढ़ रही थी वो रिड्यूस हो रही है वेस्ट में। दूसरी तरफ ये जो नेशनलिज्म आया है यूरोप में और अमेरिका में माइग्रेशन के खिलाफ, तो ये बाहर से जो लेबर आती थी काम करने के लिए, समझो कि इंग्लैंड में आती थी रोमेनिया से, यूक्रेन से, उन्होंने बंद कर दी। मैक्सिको से जो आती थी अमेरिका में वो बंद कर दी। तो इनके पास मैं समझता हूँ 20 साल में खेती करने वाले ही नहीं बचेंगे। और ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अपना लेबर उनसे बहुत सस्ता है और अपने पास ज़मीन बहुत है और हर तरह के साधन अपने उपलब्ध करवा सकते हैं। अगर भारत सरकार इस पे अगर विचार करे कि इंडिया के सेक्टर को कॉम्पिटिटिव बनाना है, रिसर्च पे पैसा लगाए, तो मैं समझता हूँ कि अपने इंडियन फार्मर्स के लिए 20 साल में बहुत बड़ी नई अपॉर्चुनिटी आने वाली है। लॉन्ग टर्म विजन के साथ इस पे काम करिएगा। हाँ, 10-15 साल बाद। हाँ, क्योंकि मार्केट अवेलेबल है 20 साल बाद। आप आज के दिन भी USA में जब से माइग्रेशन कम हुई है, लेबर नहीं मिल रही है कई किसानों में। और आप देखोगे कि जो सब्जियों का जो इन्फ्लेशन रेट है USA में वो हाईएस्ट एवर है सब्जियों का, क्योंकि लेबर ही नहीं है, उसको मशीन थोड़ी करेगी हर चीज़। अच्छा, अभी GST एक बड़ा मुद्दा रहा है जब से GST लागू हुआ है, और अभी प्राइम मिनिस्टर ने लाल किले से नेक्स्ट जन GST रिफॉर्म्स की बात की है और कुछ उसके
वो भी आ गए हैं कि अभी बैठक भी हुई थी जीएसटी कमेटी की, और उसमें कई चीज़ें काउंसिल की और उसमें एक्सेप्ट भी हुई हैं, कुछ स्लैब्स भी कम करने की बात है। एग्रीकल्चर सेक्टर पर क्या असर पड़ेगा? देखो, पहली बार तो एग्रीकल्चर सेक्टर, जब हम ट्रैक्टर खरीदते हैं या फर्टिलाइजर खरीदते हैं तो उस पर जीएसटी लगता है, हमें कोई उसकी इनपुट बेनिफिट नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता वो एक अलग मुद्दा है, पर मैं आपको बता रहा हूँ कि हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं हमें उस पर इनपुट बेनिफिट नहीं मिलता। खाद पे भी है? हाँ, हर चीज़ पे जीएसटी है, फार्मर को उसका बेनिफिट, क्योंकि इनपुट का सिस्टम नहीं है, नहीं मिलता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात है कि, और ये चीज़ मैं मतलब कि पिछले 4-5 सालों से हम जब फाइनेंस मिनिस्ट्री में निर्मला सीतारमण जी जब बुलाते हैं, हर बार हम हर मीटिंग में ये चीज़ रखते हैं कि जब रखनी नहीं चाहिए, क्योंकि वो जीएसटी का काम बजट से रिलेटेड नहीं है, पर क्या है, जब मौका मिलता है बोलने के लिए तो आदमी जो ज़रूरी काम है वो बोल भी देता है, क्योंकि किसी के कान में पड़ जाए तो उसका कोई असर आ जाए। तो मैंने, भारत कृषक समाज ने यही माना है कि जो अल्कोहल है, जो शराब है, जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए है, उसको जीएसटी में लाना चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ा करप्शन का, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का जो एक सेगमेंट है हिंदुस्तान में, वो अल्कोहल और शराब है। हर स्टेट में जो पॉलिटिकल पार्टी पावर में है उसको बहुत पैसा भ्रष्टाचार का, उसके नेताओं को बहुत सारा पैसा अल्कोहल और शराब से आता है। और ये एक हैरानगी की बात है विनोद जी कि भारत में सारी पॉलिटिकल पार्टी पार्लियामेंट में लड़ती हैं, पर अल्कोहल को, शराब को जीएसटी में लाने के लिए सबकी सहमति है कि इसको मत लाओ। एक उनकी यूनिटी है, उनकी बहुत तकड़ी यूनिटी है। अगर कोई देश में यूनिटी है तो वो शराब को जीएसटी से बाहर रखने की यूनिटी है। ये मैं समझता हूं। सारे बेनिफिशियरी हैं उसके, तो सारे पॉलिटिकल पार्टीज जो सारे पॉलिटिकल पार्टीज बेनिफिशियरी हैं। दूसरी बात है कि पेस्टिसाइड पे 18% जीएसटी है आज के दिन, कीटनाशक पे 18% जीएसटी है, और बहुत सारी किसान संस्थाएं कह रही हैं कि कीटनाशक पे जीएसटी हटाया जाए या 5% किया जाए। मैं सरकार को, मैंने अभी बोला भी है पिछले हफ्ते, मैंने बोला कि याद दिलाता हूं आपको कि आप कह रहे हो कि नेचुरल फार्मिंग करनी है और पेस्टिसाइड कम करो, ऑर्गेनिक फार्मिंग करो, ठीक है ना। मतलब आइडियोलॉजी के हिसाब से तो सरकार बहुत आगे है सबसे, तो प्रैक्टिकलिटी की नहीं बात कर रहा हूँ मैं, आइडियोलॉजी की बात कर रहा हूँ। तो मैं यही कह रहा हूँ कि आपको अगर कीटनाशक की संख्या कम करनी है तो ये पेस्टिसाइड पे जीएसटी, क्योंकि मेरे विचार बहुत सारे किसान संस्थाओं से थोड़े अलग है, मैं कह रहा हूँ कि ये नहीं कम करनी चाहिए। अगर आपको जीएसटी में कोई कमाई होती है पेस्टिसाइड से तो वो और कोई तरीके से नेचुरल फार्मिंग पे लगाओ, पर जो चीज़ आप कम करना चाहते हो उसको सस्ता मत करो, उसको महंगा ही रहने दो, यूज और बढ़ जाएगा। हाँ, उसका यूज बढ़ा दो, उस पैसे से उसकी रेगुलेशन करो इंडस्ट्री की, उस पैसे से उसकी अकाउंटेबिलिटी लो, उस पैसे से आप अपनी पुलिसिंग करो उस चीज के बारे में कि सही दाम, सही चीज मिल रही है। अब ये डिमांड तो नहीं करना है कि बढ़ा दो उस पर? नहीं, अभी तक बढ़ाने वाली नहीं करी, नहीं तो जूते मारेंगे लोग। तो हम नहीं तय कह रहे हैं कि उसको जीएसटी उस पर कम मत करो। इट इज ये मतलब हमारी डिमांड है। जो 3 कानून लाई थी सरकार, नहीं, उन 3 कानून से पहले आपने एक बात करी कि नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म आ, नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म, उसके बारे में भी मैं नीति आयोग में बात करके आया। उसके बारे में भी हमने यही बोला है कि नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म, पहले तो बताओ कि फर्स्ट जनरेशन जब रिफॉर्म हुए, क्योंकि आपके 3 कानून से मैं बात कर रहा हूँ, जब फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म हुए उसमें एग्रीकल्चर में एक रिफॉर्म बता दो हमें, कोई रिफॉर्म नहीं हुआ। अब आप नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म की बात कर रहे हो, आपके पास कोई सरकार में क्षमता ही नहीं है एग्रीकल्चर सेक्टर को समझने के लिए। पॉलिटिकल विल तो बाद में आती है, पहले समझना जरूरी है कि क्या रिफॉर्म चाहिए खेती बाड़ी सेक्टर को, और बहुत कॉम्प्लेक्स है क्योंकि स्टेट सब्जेक्ट है, कानून और पैसा सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है ज़्यादा, तो बहुत कॉम्प्लेक्स सेक्टर है। मैं नहीं समझता कि सरकार में ये क्षमता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में रिफॉर्म, नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म, क्या फर्स्ट वाले तो चलो चले गए भूल जाते हैं उसको, नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म नहीं कर पाएंगे। हमने ये कैबिनेट सेक्रेटरी को चिट्ठी लिख के भी हमने पिछले हफ्ते बोला है कि ये बहुत सीरियस मामला है, आप इसको लाइटली मत लो। प्राइम मिनिस्टर ने कहा टास्क फोर्स बनाएंगे इसके लिए। हाँ, तो हमने बोला है कि कोई आदमी टास्क फोर्स में ऐसा होना चाहिए जो खेती बाड़ी के नज़रिए से भी, किसानों की ज़िंदगी के नज़रिए से भी, 40% जो लोग खेती से जुड़े उनके नज़रिए से भी रिफॉर्म देख ले, क्योंकि उसमें प्रधानमंत्री जी को भी फायदा है ना। अगर रिफॉर्म होंगे, मुनाफा बढ़ेगा तो उनका वो दुगनी जो सरकार को आमदनी फायदा हो बढ़ेगी। जाएगा। नहीं, हाँ, तो मैं उन 3 कानूनों की बात कर रहा था जिनको लेके 2020 में पूरे देश, हाँ, मतलब एजिटेशन हुआ पूरे किसान आंदोलन दिल्ली के हुआ, बाहर, दिल्ली के बाहर 1 साल तक, 10-12 महीने तक, 11 महीने तक चला, बाद में सरकार को वापस लेना पड़ा। तो क्या लगता है आपको, कानून किसानों के हित में थे इसलिए लाए गए थे, या सरकार जल्दबाजी में लाई और बाद में वापस लेना पड़ा उसको? मैं समझता हूँ सरकार, या प्रॉपर मैनेज, मतलब पूरी तरह से 1 घंटे स्टडी करके और जैसे लाना चाहिए था वैसे नहीं लाई? मैं समझता हूँ सरकार की नीयत अच्छी थी जब वो कानून लाए, पर बेवकूफ़ी कोई करता है तो भी उसकी कई बार नीयत अच्छी होती है।
जरूरी तो नहीं है कि आप तो कुछ जल्दबाजी में हुआ था जैसे, मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में हुआ, गलत तरीके से हुआ, प्रोसेस नहीं अपनाया गया, और समझाया भी नहीं गया, समझाया नहीं गया। सलाह मशवरा करते तो मैं कह रहा हूँ कि समझो कि आप 20 चीज़ें लाए थे, अगर सलाह मशवरा करते तो मेरे हिसाब से एक सहमति बन सकती थी, हाँ, कुछ चीजें मिनिमम हटा दे- प्रोग्राम पे सहमति बन सकती थी। हमने किसान संस्थाओं को भी बोला कि कोई चीज़ पे समझौता कर लो। मेरा मतलब ये नहीं कि जो चीज़, देखो जो 20 चीज़ें छोटी छोटी मिला के 20-25 चीज़ें थी, अगर आप उसमें से 4-5-10 चीज़ें गलत हैं उनको निकाल दो, सरकार भी निकालने को एक, ज्यादा एतराज था। जिन पे एतराज था, कुछ चीज़ मान लो कि कुछ तो आगे बढ़े। ना तो सरकार बढ़ी आगे, ना 2 कदम किसान संस्थाओं ने बढ़ाए। तो अल्टीमेटली जब क्या हुआ, 23-24 राउंड बात हुई तब थी, की पूरे दुनिया में इतना बड़ा एजिटेशन नहीं हुआ, एंड अल्टीमेटली वो स्टेटस को पे ही बैठे, जैसे हम 3 साल पहले थे वैसे ही आज के दिन बैठे हैं। तो एक अपॉर्चुनिटी थी रिफॉर्म करने दोनों की, के लिए, सरकार दोनों के लिए भी, किसानों के लिए भी। किसानों के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी थी। और मेरे हिसाब से बहुत मैं महसूस करता हूं कि हमने किसानों ने उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा नहीं उठाया, क्योंकि सब ने एक इज्जत का एक उसको मुद्दा बना लिया। और सरकार की ऑब्वियसली गलती थी कि उन्होंने बिना सलाह मशवरा करे, बिना विचार विमर्श करे ये कानून लाए। जब कोई इंडस्ट्री पॉलिसी लाते हैं तो CIA से बात करते हैं, फिक्की से बात करते हैं, PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स से बात करते हैं, कभी अंबानी को बुला लेते हैं, कभी किसी को बुला लेते हैं, कभी बिरला को, महिंद्रा को बुला लेते हैं, पर किसानों से बात करते तो ये प्रॉब्लम ही नहीं आती। बिल्कुल। तो एक MSP का सवाल भी बड़ा इम्पोर्टेंट है कि MSP की कानूनी गारंटी होनी चाहिए। इसको लेके बहुत किसान आंदोलन के समय भी डिमांड उठी, और अभी भी अपोजिशन भी इस बात को कहता है, हालांकि दिया उन्होंने भी अपनी सरकार के दौरान कहीं नहीं। तो आपका क्या राय है, MSP की कानूनी गारंटी होनी चाहिए किसान के लिए? नहीं, इतना आसान नहीं है। पहले तो कानूनी गारंटी है क्या चीज़, उस पर ही बहुत असहमति है कि केवल वो 23 फसलों पे, 25 फसलों पे जिन पे MSP आता है उनके लिए अनाउंस होनी चाहिए। क्या दूध के लिए भी होनी चाहिए? क्या फल और सब्जियों के लिए भी होनी चाहिए? तो मेरे हिसाब से वो इतना आसान मुद्दा नहीं है जो पॉलिटिकली अपने कह दें कि हर चीज़ ब्लैक एंड वाइट होगी। ऐसा नहीं है कि वो आ सकता है कि नहीं आ सकता है, पहले सहमति बनानी ज़रूरी है, और कैसे आ सकता है उसको भी देखना ज़रूरी है। नहीं, आप ये क्या राय है, मतलब किस तरह से? मेरे हिसाब से तो पहले उसका पूरा का पूरा प्रोसेस बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अच्छा लगा और हमने बोल दिया कि MSP हम देंगे, कैसे देंगे, कैसे बांटेंगे, पैसा कहाँ से आएगा? समझो पैसा भी आ जाएगा, पर उसको कैसे देंगे? नहीं, तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप नहीं चल सकते कि पहले जो जिन पे MSP अनाउंस होती है 23 फसलों पर, उन पे कानूनी गारंटी दें, उसके बाद फिर आगे के बारे में फलों और दूध और सब्जियों के बारे में बात करें? नहीं, हो तो कुछ भी सकता है दुनिया में, पर करने की क्षमता चाहिए, और उसको प्रैक्टिकल बनाना बहुत मुश्किल काम है। ऐसा नहीं है कि पैसा दोगे और गारंटी आ एक जाएगी। कमेटी भी बनाई थी सरकार ने इसके लिए, उसके बाद उस कमेटी का क्या हुआ पता देखो, नहीं है। बहुत सारे किसान समझते हैं, शुरू में ज़्यादा किसान समझते थे कि MSP कानून का मतलब है कि हमारा पैदावार खरीदी जाएगी। फिर बाद में बहुत सारे जो एक्टिविस्ट थे उन्होंने एक विचार रखा कि MSP का मतलब ये नहीं है कि आपका पैदावार खरीदी सारी जाएगी, सरकार ही खरीदे, आपको उस फसल का कुछ ना कुछ दाम दिया जाएगा। मतलब उसी दाम, जो भी खरीदे उसी दाम पे उस खरीदे। आपका जो उस अगर कुछ दाम से कम पे आपकी फसल बिक रही है तो सरकार उसका आपको भरपाई करेगी। तो भारत सरकार ने मध्य प्रदेश में एक भावांतर योजना वही मैं शुरू करी शुरू थी, की थी, हाँ। ठीक है ना, पर वो उसको अच्छी तरह लागू नहीं किया गया। उसमें जो ट्रेडर थे, व्यापारी थे, उन्होंने एक वो चक्रव्यूह रखा, हाँ, रचा, कार्टेल और कार्टेल सरकार बना के लिया। 500-800 करोड़ रुपए खा गए, तो सरकार ने उसको वो वापस ले किसानों लिया। सस्ते में खरीदी जमीन और उसके बाद खुद बेची और बेची और भावांतर उनके ले नाम से लिया। पैसे ले लिए। तो कोई भी कानून बनाना बहुत आसान है, उसको मतलब अच्छा कानून नहीं, मतलब कि कानून बनाना आसान है, उसको लागू करना मुश्किल इसलिए हो जाता है क्योंकि कानून खुद ब खुद अच्छा नहीं होता है। तो कोई चीज़ की इस दुनिया में फाइनलिटी नहीं है। मैं समझता हूँ कि मेरी अगर सरकार मेरी सुने तो मैं समझूंगा कि सरकार को खुद के अफसरों की कैपेसिटी बढ़ानी चाहिए। हमसे जैसे फॉर एग्जांपल लोग पूछते हैं कि आप क्या करते हो, भारत कृषक समाज क्या करती है, आप किसानों को खेती सिखाते हो नहीं सिखाते? हमारे पास, क्योंकि हमारे पास कोई पैसे का तो इतना बड़ा साधन है नहीं कि हम हर गांव जाके लोगों को खेती सिखाएं। तो हम क्या करते हैं, हम जो कृषि नीति बनाते हैं हम उनको सिखाने की कोशिश करते हैं कि किसानों को क्या ज़रूरत है। तो उसी हिसाब से मैं समझता हूँ कि जो पॉलिसी मेकर हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है, जो पॉलिटिशियन हैं, इनकी समझ बढ़ाने की ज़रूरत है देश को, कि देश को तरक्की करने के लिए आत्मनिर्भर, मोदी जी का जो सपना है विकसित भारत का, आत्मनिर्भर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, पहले ये समझ ही नहीं पा रहे हैं। और ये समझ नहीं पा रहे हैं इसलिए वो सपना को क्या कहते पूरा करने के लिए दिक्कतें आएंगी।
चलिए अजय जी, आपने समय निकाला और इस चर्चा में बहुत सारी जानकारियां भी दी हमारे दर्शकों को। बहुत अच्छी चर्चा हुई, बातचीत हुई, जिसमें यूएस ट्रेड डील को लेके या तमाम देशों के बीच व्यापार समझौते हो रहे हैं, उसमें कृषि का हित कैसे सुरक्षित रहे, किसानों का हित कैसे सुरक्षित रहे, डेयरी फार्म्स का हित कैसे सुरक्षित रहे, क्योंकि बहुत बड़ा सेक्टर है। और अच्छी बात यह है कि भारत सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि जो भी समझौते होंगे, अमेरिका के साथ हों, यूरोपियन यूनियन के साथ हों, चीन के साथ हों, यूके के साथ, किसान का नुकसान नहीं होने इंग्लैंड के साथ तो हुई कि उसमें भारतीय कृषि और किसान का नुकसान नहीं होने देंगे, उनके हितों की सुरक्षा की जाएगी। इसी नोट के साथ इस चर्चा को हम विराम देते हैं। बहुत अच्छा लगा, और फिर कभी ज़रूरत होगी अजय जी तो हम आपको जरूर बुलाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। तो मित्रों, आज्ञा दीजिए मुझे भी, इस प्रोग्राम को मैं यही कंप्लीट करता हूँ। अब अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी नए मेहमान के साथ, किसी नए विषय पर। नमस्कार।